बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, मेरी और लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद की टीम की जानिब से आप तमाम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। अगर मुल्की मामलात पर बात करें तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले 2 रोज़ के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात तय पा जाएंगे। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि 2 रोज़ के दौरान जो है मामलात IMF के साथ पाकिस्तान के तय पा जाएंगे। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें जी, उम्मीद तो की जा रही है कि अब ये 24-48 घंटे ही रह गए हैं और उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें शायद 3.5 अरब का या 3 अरब का पैकेज दे दिया जाए और उनकी तरफ से जो है वो शायद कुछ मुस्बत इशारे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बहुत ताख़ीर हो गई है, इसको हो जाना चाहिए था और ये अच्छा नहीं है। इससे पहले की बात आगे करें, एक तो ईद मुबारक सबको, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जहाँ भी प्रोग्राम देखा जा रहा है, और दूसरा ये कि एक बहुत हमारे अच्छे प्यारे दोस्त और सब ही दुनिया भर में उनको जानते हैं, जहाँ जहाँ उर्दू देखी समझी जाती है, टीवी देखा जाता है, शकील साहब, यूसुफ कमाल जिनका नाम, उनका इंतकाल हो गया कुछ देर पहले और उनके साथ मेरा ख्याल से हर शख्स ही दुनिया में जो टीवी देखता रहा वो जुड़ा रहा बरसा बरस, और बड़ी उनसे मुलाकातें रहीं, बहुत नफीस शख्सियत, बेशक, और हसीना मुइन साहिबा के ड्रामों में वो बहुत आए टीवी पे, लेकिन उससे पहले वो फिल्म्स में आए और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कई प्रोग्राम्स में शरीक हुए जिनकी मेज़बानी मैंने की उनके साथ मुख्तलिफ शोज़ में, तो दिल बड़ा बोझल हुआ। शकील साहब जो हैं वो 1966 से ये फिल्म में आए थे पहले, 1966। इनका ताल्लुक़ भोपाल से था। अच्छा। और ये भोपाल से मेरा ख्याल है 1951 या 52 में ये हिजरत करके कराची आ गए थे और बड़ी नफीस इनकी जो है ना उर्दू भी बड़ी ज़बरदस्त थी और इनकी इंग्लिश भी बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़े यानी नफीस शख्सियत के मालिक। और फिर जब ये टीवी पे आए तो अंकल उर्फ़ी, ज़ेर ज़बर पेश, परछाइयाँ और अफ़शां और आंगन टेढ़ा और इनके बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो मतलब है कि अच्छा जिन्ना फिल्म में आए। अच्छा, जिन्ना फिल्म में आए तो ये जो जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे फिल्म बनी तो उसमें ये लियाकत अली ख़ान थे उस फिल्म के अंदर, यानी कायद आज़म का जो रोल है वो क्रिस्टोफर ली, जो एक बड़ा नाम हॉलीवुड का, उन्होंने अदा किया था। जो लियाकत अली ख़ान का रोल था वो शकील साहब ने अदा किया था। तो एक कमाल शख्सियत, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उनकी जगह ले सकता है, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारी यादों में हमारी दुआओं में हमेशा शकील साहब रहेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी बात करते हैं ज़रा। एक तो जो मैंने कल बात की थी कि जो हुकूमत में मौजूद जो जमातें, इत्तेहादी जमातें PDM की और PDM से बाहर यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो है वो मामलात कुछ रुख से गए हैं। मैं उस बात को ही मुतात अल्फाज में कहूँगा कि जैसे एक ठहराव सा आ गया, वो बात आगे कुछ बड़ी नहीं। और जो मैंने कल बात कही थी उसी बात को मैं दोबारा आज उसी को थोड़ा सा और फर्दर उसको एलेबरेट करता हूँ कि यानी अगर हम उसमें देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ी PDM की जमात हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी तक उनके मैंने करीबी ज़राए से पूछा तो उनको इल्म नहीं कि क्या मुज़ाकरात हैं ऑफिशियल या जो भी बातें हो रही हैं। तो अब जो जरदारी साहब की और मियां नवाशी साहब की गुफ्तगू है वो भी बहुत कोई उसमें यानी ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें कुछ भी तय हुआ हो, कुछ भी तकरीबन तय नहीं हुआ। यानी अगर आप कहें कि कुछ भी तय नहीं हुआ तो इस तरह से है कि कुछ भी तय नहीं हुआ, बल्कि वो एक आप समझेंगे कट सी मुलाकातें हुई हैं, यानी जैसे होता है कि सियासतदान मिलते हैं आपस में। और उसके बाद जो है वो
जरदारी साहब की वापसी हो गई पाकिस्तान, बिलावल जो हैं वो दुबई में ही हैं, दुबई से वो शायद जापान चले जाएं या अमेरिका चले जाएं, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल था और ऐसा होना भी चाहिए था कि ये यानी इसी स्टे में कोई फ़ैसला ये जमातें कर लेती। लेकिन ये जो जमातें हैं, सारी हुक्मरान जमातें, इनके जहन में, मैंने कल भी बात की, इनके जहन में जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि जो भी क्योंकि जाहिर है कि 2013 या 2008 का जो इलेक्शन है उसमें भी आप चाहे उसमें जाहिर है कि बाइकआउट किया था तहरीक इंसाफ ने। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो बाइकआउट करने जा रही थी, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून ने आखिरी एक आध दिन रह गया था जब पेपर्स उन्होंने जमा करवाए थे, तो महमूद खान अचकज़ई साहब और वकला, क्योंकि वो अदलिया बहाली तहरीक के दिन थे, लेकिन बहरहाल एक फैक्टर तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें थी, एक एज अ फैक्टर उनके चेयरमैन मौजूद थे, एक यानी अपनी पावर और अपनी शख्सियत के साथ 2013 में मौजूद थे, 2018 में थे। तो अब वो जो एक पॉलिटिकल आप समझें कि जो नया चेस बोर्ड है वो उसके ऊपर एक कन्फ्यूजन है कि ये कैसे अगला पॉलिटिकल चेस बोर्ड तय पाएगा। ये हुक्मरान जमातों के अंदर ये मामला है। मेरी जिन लोगों से बात हुई, कुछ उनकी सीनियर क़यादत से, सीनियर मोस्ट क़यादत से नहीं, सीनियर रहनुमाओं से, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अभी जो है ना, और इसीलिए फिर वो जहांगीर तरीन साहब की भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी, यानी उनकी भी लंदन में कोई ख़ास बात आगे जो मैंने बात की थी कि वो नहीं हुई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी भी कोई आगे बात नहीं हुई पीपल्स पार्टी के साथ। यानी शुरू में तो ये ख्याल था कि मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब गए तो लंदन में बात करेंगे, फिर फौरी तौर पे वो जरदारी साहब से बात होगी, फिर जरदारी साहब लाहौर में आके एक्टिविटीज़ तेज़ करेंगे। लेकिन ये जो ठहराव आ गया है इसमें, उसकी वजह ये है कि जो ये तासुर मौजूद है कि जैसे एक तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही बात गई है कि जो उनके सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अगर जम होना है तो हमारे अंदर जम हो जाए। ठीक है, और वो जो हैं वो मतलब जम हो जाएं क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। ठीक है, जो कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, तो ये अंदर आ जाएं और पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ें, कोई इस्तेकाम है पाकिस्तान। अच्छा, ये असल में एक ग्रुप जो है वो बड़ा, जो मुस्लिम लीग काफ का था, वो अलग हो गया था जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गिरी। तो वो ग्रुप जो था उसमें पहले ये डिस्कस हो रहा था, उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का ही ग्रुप था, ये डिस्कस हो रहा था कि हम तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो जाएं या अपने ग्रुप के साथ इत्तेहाद करें। लेकिन फिर ये दबाव आया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने कहा था कि अलग तो नहीं, आप हमारे अंदर जम हो जाएं। तो फिर मतलब फिर अंदर मर्जर हो गया था। तो अब नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि भाई आप हमारे अंदर जो है वो आ जाएं और उसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, उसमें लेकिन आ जाएं ऐसे भी नहीं हो रहा ना, वो कह रहे हैं कि आ जाएं, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी है, जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने कहा, वो तरदीद भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सीनियर लोगों से मेरी बात है, वो ये कहते हैं कि भाई मसला ये है कि आप आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आ जाएं तो आप सारे टिकट आप ले जाएं नून के, तो हमारे लोग किधर जाएंगे। तो हमारे जो कारकुन और सीनियर रहनुमा हैं वो सब फैसला करेंगे कि आप में से किस किस को ये इलेक्टेबल और नॉन इलेक्टेबल और ये और वो। अच्छा, ये इलेक्टेबल्स की सियासत जो है ना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं मतलब इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे इलेक्टेबल्स, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो बर्दा फरोश नहीं होता, जैसे वो बच्चे उठा के कोई हर इलेक्शन से पहले कोई बहुत से बच्चे अगवा करके ले जाता है, अगले इलेक्शन से तक वो एक जमात में रहते हैं, फिर वो इलेक्शन से पहले आ जाता है वो बच्चे कि ये बच्चे आ गए हैं, हम ये बेचने हैं। मतलब वो अजीब सा है, ये उसको किंग्स पार्टी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मतलब वो अजीब सी बात है। उधर से निकल के आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, बच्चे ले लो बच्चे तो उसमें इलेक्टेबल बहुत सारे भरे होते हैं एक बोरी में। यकीन करें ऐसा लगता है कि वो बर्दा फरोशी, तो बच्चे ले लो बच्चे, इलेक्टेबल ले लो इलेक्टेबल, इधर जाना इधर जाना इधर जाना इधर जाना, वो चाबी भरो, वो पीपल्स पार्टी चाबी भरो, वो मुस्लिम लीग नून चाबी भरो, तहरीक इंसाफ, अजीब सा मामला। अच्छा, तो वो जो है ना वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे, उनका एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो कह रहे नहीं भाई ऐसे नहीं होगा।
और उसकी वजह से एक ठहराव सा है। अब जब मुशावरत आगे नहीं बढ़ रही तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उन्होंने ईद मनाई। आज आर्मी चीफ के साथ वो उन्होंने मुख्तलिफ पाक अफगान सरहद का दौरा भी किया। इसाक डार साहब भी साथ थे, बाकी जोमा भी साथ थे। लेकिन ये वहाँ तब जाएंगे जब ज़ाहिर है कि ईद के बाद अब वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जरदारी साहब यकीनन दोबारा जाएंगे और उससे पहले वो यहाँ मुशावरत करेंगे और बाकी लोगों को भी अब जाना चाहिए, क्योंकि एक बात ये भी है ना कि पहले जो अच्छा प्लान, चूँकि ज़ाहिर है कि वो पॉलिटिक्स में अब ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पहले ये था कि शायद सऊदी अरेबिया, तो अब सऊदी अरेबिया उन्होंने अगर जाना है तो वो फिर अपना स्टे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। इस दौरान फिर इन लोगों को जाके कोई ना कोई चीज़ डिसाइड करनी है और उसमें ये भी डिसाइड करना है कि उनकी वापसी कब होगी। क्योंकि अगर वो यहाँ से लंदन चले जाएं, यहाँ कोई फाइनल नहीं हो रही चीज़, तो एक हवा में रहेगी ना चीज़ कि मियाँ साहब आए दुबई से सऊदी अरेबिया वापस गए, और ये इत्तेहादी और शहबाज शरीफ साहब एक डेट अनाउंस करता कि एक माहौल बने ना मुल्क ने आगे किस तरफ जाना है। और उसके बाद जो है वो, लेकिन उनके जब्त के जहन में ये है कि यार ये जब हो रहा होगा तो वहाँ तो पब्लिक के जहन में तो ये हो रहा होगा कि उधर तो मुकदमे चल रहे हैं और उधर जो है वो सजाएं हो रही हैं और ये और फैसले आ रहे हैं और ये और सारा, तो वो इधर दिमाग होगा लोगों का, ये उधर होगा। ये वो चीज़ है जो अभी तक जिसकी वजह से गुम है। और उस वक्त मतलब है कि अब मईशत भी एक जगह पे खड़ी हो गई जाके, मतलब वो भी ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा चक्का चौका लग जाए। देखें बातें करना तो बड़ी आसान है, मैं किसी शख्स पे नहीं, अपनी कौम के ऊपर कि भाई 100 अरब और 200 अरब डॉलर और कोई मसला ही नहीं है ये, और हटका हुआ है IMF। और आखिरी शर्त क्या है कि वो बरादर मुल्क पैसे नहीं दे रहे जहाँ बैठे हुए हैं, वो बरादर मुल्क पैसे ही नहीं दे रहे जहाँ हम बैठे हुए हैं। अजीब रौला है जो मतलब है कि ये इसके ऊपर अब क्या बात की जाए, लेकिन बहरहाल ये जो भी कुछ है ये अगले चंद दिनों में वाजे हो जाएगा। और IMF के साथ मामलात आगे बढ़ना ज़रूरी है और ये भी पता चलना ज़रूरी है कि ये मतलब इनकी शक्ल क्या होगी। अभी तक तो हुकूमत के अंदर जो मौजूद जमातें हैं उनका भी ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है या एक साथ लड़ना है। MKM क्या करेगी, ANP क्या करेगी, मौलाना साहब की हिकमत अमली क्या होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो राजा रियाज साहब क्या नाम देंगे, किसको तो क्या होगा आगे, मतलब आगे परवेज खटक साहब भी हैं। नहीं, परवेज खटक साहब ने भी आना है, कहीं से सुन रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि इसमें जो है वो ये रुक गया है ना सारा। अब वो किससे मुज़ाकरात करेंगे आपकी IMF, किससे क्या बात होगी, तो ये अब इसको चलाना ज़रूरी है कि एक मुल्क तो चले ना आगे, एक ठहराव सा आ गया है, सारा रुक गया है सब कुछ, क्योंकि सारा का सारा वो लगता है तहरीक इंसाफ की गिरदी घूम रहा था जी। तो उनकी सियासत रुकी तो इधर ये सब रुक गए कि अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। तो ये अपना तो कम से कम स्टार्ट करें ना ताकि सियासत आगे बढ़े। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि कुछ ऐसे, फिर मैं इसीलिए ये बात करता हूँ इवेंट्स की कि इवेंट्स इतने तेज़ी के साथ हो रहे हैं बहुत सारे, और उनमें अगर हम ये बात ना करें, ये देखें ना जनरल सुरोविकिन की कल हमने बात की थी कि जनरल सुरोविकिन जो हैं रशिया के, ये इनके साथ वैगनर ग्रुप के सरबराह ने डिस्कशन किया था और ये एरोस्पेस के लिए, और इनकी शायद आपस की गुफ्तगू बीच में उनकी FSB ने, रशियन FSB ने उनकी टैप कर ली थी या इंटरसेप्ट किए थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक के जो भी, और या फिर CIA ने किया था, जो जाहिर है, और पूरी नेटो है, मतलब ये तो आजकल तो ये है ही सारा इसका दौर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सारा। तो कहीं गुफ्तगू इनकी इंटरसेप्ट हुई, चाइना भी ज़ाहिर देख रहा होगा, बाकी मुल्क भी देख रहे होंगे। तो अब हुआ ये है कि एक तो ये इतलात आ रही हैं कि वो तो बेलारूस के अंदर जाके गायब हो गया, वैगनर ग्रुप का जो सरबराह है। लेकिन उसके साथ ही ये जो थे मौसूफ, इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले धमकी लगाई थी वैगनर ग्रुप के सरबराह को। ये वैगनर ग्रुप के सरबराह के दोस्त भी थे, इसीलिए वैगनर ग्रुप के सरबराह जो हैं प्रिगोजिन, उन्होंने इनसे डिस्कस किया अपना प्लान, और इन्होंने फिर धमकी लगाई तो उसको अंदाज़ा हो गया कि प्लान लीक हो गया है। धमकी लगाई और साथ ही बॉम्बिंग की, लेकिन उसके बावजूद ये साहब जो हैं
अब ये इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो हैं ये गायब हैं, मतलब या गिरफ्तार हैं हाँ। या ये अंडर अरेस्ट हैं, ठीक है। और ये अल जज़ीरा को कोट कर देते हैं कि रशिया होल्ड जनरल चजाई सोरोविकिन, ठीक है ना, ये रिपोर्ट्स हैं। अब कोर्ट इसलिए क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि फिर वो आता है कि जी आपने इसका रेफरेंस किया है। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो हैं ये ना सिर्फ ये गायब हैं जी। बल्कि इनका जिससे फड्डा था, यानी वजीर दिफा तो मैं नज़र आ गए ना उस दिन, वजीर दिफा तो फ्रंट मोर्चों का दौरा करते नज़र आ गए, लेकिन चेयरमैन जॉइंट भी कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि चेयरमैन जॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो इसलिए जो ग्रेजिमोव हैं, वो जिनका ग्रेजिमोव डॉक्ट्रिन है, ठीक है, तो हाँ, तो रॉयटर्स खबर दे रहा है कि ये रशियन जर्नल्स किधर हैं, ग्रामिजोव और सोरोविकिन, और ये रिबेलियन के बाद ये दोनों गायब हैं। इनका दोनों का फड्डा था आपस में, लेकिन उसमें इशू ये है कि इसमें एक शख्स जो है वो जाहिर है कि जिम्मेदार था, उससे क्या कोताही हुई, क्या उसको पता था, नहीं पता था, इल्म था, नहीं था, क्या था। विक्टर ज़ोलोतोव जो हैं वो, जो कि उनके यानी नेशनल गार्ड्स के सरबराह हैं, चाहे वो हीरो हैं, वो साथ साथ आपको उस दिन भी जब वो बात कर रहे थे आगे तो फ्रंट पे वो साथ नज़र आए उन। तो अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असल बात यह है कि संभाल ली है प्रेसिडेंट पुतिन ने, सारा संभाल लिया जी, ये सारी जो गड़बड़ फसाद दंगा फसाद संभाल ली है, और वो कहते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल, सब चल पड़ा है, ठीक है, सारा मतलब सारा काम सब सुकून चैन से आराम से। बाकी अब ये क्या था, अब इसकी बड़ी सख्त, ज़ाहिर है रशियन सोवियत यूनियन फिर जब वो करते हैं सारा अपना हिसाब किताब, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आगे पीछे दाएं बाएं वो सारा हो रहा है सिलसिला। लेकिन उसमें यह है कि ये काफ़ी लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। उन्होंने यूक्रेन में जितना वैगनर ग्रुप काम कर रहा था उसको रोक दिया है, बाकी ग्रुप जो है वो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। इसकी शक्ल सामने आएगी, लेकिन ये इस तरह से कर रहे हैं कि जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है या माली है, ये बाकी जगहों पे जहाँ जो ग्रुप एक्टिव था तो वहाँ पर जो है वो दूसरे लोग पहुँचे हुए हैं, यानी वहाँ पर बगावत ना हो जाए, वो काम कोई ना रुके। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो पूरी दुनिया के लिए कि प्राइवेट ये मिलिट्री जो कंपनीज़ हैं उनको कितना रोल देना चाहिए, क्या इतना रोल फ़ौजों को देना चाहिए। देखिए ना, इससे सबक लेसन लर्न क्या है, इससे लेसन ये है कि क्या किसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को इतना हथियार, इतने रिसोर्सेज, इतनी पावर, इतना पैसा, इतनी अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए कि वो कल को खड़े होके वो जत्था जो है वो रियासत को ही चैलेंज कर दे, वो कहे कि अच्छा हम तो कब्जा करने आ रहे हैं। अब मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने प्यूटिन से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, प्यूटिन का शेफ था वो। तो ये एक बड़ा, तमाम दुनिया में चूंकि ये काम करती है ना, देखे ना, मतलब ये तो सबसे पहले तो ब्लैक वाटर का नाम आया था, ठीक है, वो जाहिर है अब एक आदमी के नाम से काम करती है, जो भी नाम है वो इतनी एक्टिव नहीं, लेकिन बाकी तो मौजूद हैं। लेकिन अब ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको अपनी अपनी हदूद में रखा जाए। अच्छा, अमेरिकन्स अपने यहाँ ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, वो बाहर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये चूंकि बिल्कुल ये यूक्रेन के सर पे बैठा हुआ, या तो ये दूर होते हैं ना तो कहीं तो कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन यूक्रेन का फटा पड़ा। ये सीरिया में भी थे तो ठीक थे, ये उधर उधर, लेकिन यूक्रेन में जब ये पड़े दरमियान में, तो इन्होंने कहा हम तो ये दरमियान में ये इलाके और ये रशिया साथ ही, तो ये फिर इनका बिल्कुल एक रुख तब्दील हो गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि कई दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज और दूसरे मुल्कों की कंपनीज कि जी हम ये फलाने मुल्क की कंपनीज को अपने हुक्मरानों की सिक्योरिटी दे देते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको कितना इख्तियार उनको देना चाहिए, कितना इख्तियार नहीं देना चाहिए। ये इससे, इस बगावत से वैगनर ग्रुप की ये लेसन लर्न है। तो ये अच्छा, तो अब वो बिजनेस एज यूजुअल है, तो बिजनेस एज यूजुअल के अंदर अब रशिया जाहिर है कि अपने मामलात आगे उनके बढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, सारा कुछ हो रहा है सिलसिला। लेकिन इसमें जो है, इसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर कुछ हो रहा है, और मिडल ईस्ट में ये हो रहा है कि अच्छा, पाकिस्तान के साथ बरह रास्त हर इवेंट पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहा है। मैं इसलिए क्योंकि इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो वो दुनिया कह रही है कि यार एक मिनट हट जाएं, इतने बड़े इवेंट्स के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं। इंटरनल मैन मेड क्राइसिस है ना, आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये फलां आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब दुनिया का ये इशू है कि यार कितना रुकनी बेंच बना है,
लोगों के इशू लोग कहते हैं यार एक रियासत है, इतना बड़ा मुल्क है, क्या क्या मतलब क्या फैसले होंगे जी? वो ऐसा है कि जी वो अब 1 हफ्ते के बाद फैसला होगा, वो पूरा मुल्क टंगा हुआ है। अच्छा जी, यह फैसला महफूज हो गया, या अब एक कमेटी का इजलास होगा, या दूसरी वो बैठेंगे, या तीसरे, मतलब एक रुका हुआ है सब कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें हमें आगे निकलना है अब, ठीक है, मामलात को आगे लेके चलना है। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी मिडिल ईस्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक तो ये है कि महमूद अब्बास गए चाइना, और वो हमने डिस्कस भी किया कि बड़ा एक तरह से यानी महमूद अब्बास गए, और महमूद अब्बास ने चाइना में उनका एक तवील स्टे था, और उन्होंने चाइना पे पहले तो देखें ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई, जो कि कामयाब होने का उसका जो सबसे बड़ा असर नज़र आया वो आपको यमन में नज़र आया। बिल्कुल सर। और ये सारे मुल्क जिनका 2000 से सन 2000 से फटा था, या उससे भी शायद पहले से, इनके दरमियान दोस्ती हो गई। यानी तय हुआ कि अरब स्प्रिंग ख़त्म, और वो जो एक उसको दूसरे से लड़ाओ, दूसरों को इससे लड़ाओ, इससे लड़ाओ, वो भी ख़त्म हो गया मिडल ईस्ट। तो टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, सारे जो है ना, इजिप्ट, टर्की, वो सारे ममालिक, और सबसे बड़ी बात है सीरिया की वापसी अरब लीग। तो मुल्क सारे के सारे अब वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। कुछ इश्यूज पे अपनी उनकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो आपस में नहीं लड़ रहे बड़े इश्यूज पे, वो डायलॉग के साथ मामला हल कर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। इसका असर पड़ेगा यकीनन लेबनान पे, इसका असर पड़ेगा इराक के टर्मोइल पे, बाकी जहाँ जहाँ फटे हो रहे हैं, इवन जो आपके अफ्रीका है। लेकिन मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि 2 बड़ी बातें हुई ना, एक तो ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो मुआहदा हुआ, उनके सफारत खाने खुल गए, ये सारा मामला हल हुआ। फिर महमूद अब्बास को बुला लिया, और महमूद अब्बास को बुला के उन्होंने कहा कि हम तो 2 नेशन 2 स्टेट सोल्यूशन जो है, 2 स्टेट सोल्यूशन, उसके ऊपर हम यकीन रखता है चाइना, बस ख़त्म। अब जनाब एक और साहब जा रहे हैं चाइना। अब सवाल ये है कि वो जा रहे हैं या उनको समन किया है चाइना ने, या उनको जाना पड़ रहा है, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, और उनका नाम है जनाब नेतन्याहू। अच्छा, वो नेतन्याहू जो है, हाँ नेतन्याहू जो है, और नेतन्याहू ने ये बात अमेरिकन को बताई वहाँ पे। मतलब एक तमाशा है, आप यकीन करें कि अमेरिकन को नेतन्याहू कह रहा है कि जी वो ऐसा है कि ये टाइम्स ऑफ इजराइल 8 जुलाई, वो कहता है नेतन्याहू लॉ मेकर्स को कि ही इज़ हेडिंग टू चाइना। मतलब भाई वो लॉ मेकर्स वहाँ से मिलने के लिए आए हैं, वो मिलने आए हैं वहाँ से, ठीक है, अमेरिका से मिलने आए हैं। तो कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं क्योंकि ये कि हम आपको अपडेट रखेंगे, और अमेरिकन कह रहे हैं 1 मिनट ठहर जाओ भाई, किधर? वो कह रहे चाइना। अरे चाइना, मतलब ये चाइना का, मतलब आप जरा सोचे ना। और फौरन उसके बाद जबकि महमूद अब्बास को बुला के चाइना अनाउंस कर चुका है अपनी पॉलिसी कि हम यहाँ पर, अच्छा उन्होंने बड़ा कैटेगरी 67 से पहले का बॉर्डर, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है चाइना की स्टेटेड पॉलिसी कि 67 से पहले का बॉर्डर चाइना चाहता है। अब उस पर इसराइल कोई चूं चूं कर सकता था ना, हम मजम्मत करते हैं, हमारा अंदरूनी मामला फलाना ढिमाक, नहीं, वो चुप। एक तो चुप रहा इसराइल बिल्कुल, और ना सिर्फ चुप रहा बल्कि मौसूल तशरीफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। मैंने आपसे कहा ना, इस ग्लोबल टाइम्स ने इस पे क्या लिखा है, जो टाइम्स लाइव, वो कह रहे हैं इसराइल टू सीक एनहांस्ड टाइज, हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है इसराइल। फर्दर एंगेजमेंट इन मिडिल ईस्ट रीजन, वेव ऑफ रिकंसिलिएशन इन नेतन्याहू's रिपोर्टेड चाइना विजिट, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना, नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट के अंदर मतलब बैठ के बात करनी होगी, अपने मामला ठीक करने होंगे, बढ़ाना होगा, लेकिन कैसे? मामला तो फ़लस्तीन के साथ तय किया हुआ चाइना ने। तो ये बहुत, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। इसलिए इस वक्त ऐसी जो बातें होती हैं ना, अंदर छोटे मोटे मसाइल खड़े हो जाते हैं, हम लोग आपस में रिजॉल्व नहीं कर पाते बतौर एक कौम के, बड़ा अजब सा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ हो गई। कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले महमूद अब्बास को बुलाया है, उसके बाद बुला लिया है, आ जाओ। वो अमेरिकन पहुंचे हैं, लॉ मेकर्स को, नेतन्याहू मैं तो चाइना जा रहा हूँ थोड़े दिनों में। कब जा रहा है? उन्होंने कभी डेट फाइनल नहीं की चाइना ने भी डेट फाइनल नहीं की। आराम से आना, अभी शी जिनपिंग और बाकी लोग बिजी हैं ज़रा, ये वो सारा, तो आराम से आना। अच्छा, तो ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, क्या आप देख रहे हैं कि इस विजिट के दौरान चाइना चाइना की स्टेटेड पॉलिसी है ना, चाइना ने एक स्टेटेड पॉलिसी ले ली है कि हम 1967 का बॉर्डर चाहते हैं। ये वो पॉलिसी है जो सिर्फ चाइना की नहीं है,
ये वो पॉलिसी है जो कि सऊदी अरेबिया की पॉलिसी, ये वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान की पॉलिसी, ये वो पॉलिसी है जो तमाम तर जो आप समझें कि जितने ममालिक OIC उन सब की पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी ले ली है। अब इस पॉलिसी पे वो पॉलिसी किधर गई जो ट्रम्प की पॉलिसी, इधर से यरूशलेम करेंगे, उधर से तल अवीव करेंगे, उधर से उधर शिफ्ट करेंगे, उधर से ये आबादकार बसेंगे आके, ये बसेंगे, वो सारा तो हो गया ठुस। चाइना ने, देखें, चाइना ने ये नहीं कहा कि हम आवाज उठाएंगे, चाइना ने स्टेटिक एग्रीमेंट साइन कर ली है। हमारी चाइना की पॉलिसी है कि प्री 1967 और फिर नेतन्याहू एक चुप रहे, फिर अब वहां बुला लिए। ठीक है, अच्छा, तो बात ही, अच्छा अब आप मेरे ख्याल से वक्फा ले में पाकिस्तान पे वापस आते हैं। ठीक है, कि दुबई से फिर अल्टीमेटली क्या चीज सामने आ सकती है। ठीक है, क्योंकि दुबई में अगर मामलात ये इस तरह से खामोशी छाई रही, देखिए एक एलामी आना जरूरी है कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स मिल रहे हैं, तस्वीर, मुआहदा साइन, कोई इवन अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन करनी है तो उसको भी तो खदोखाल होगा ना कोई। क्योंकि अगर हमने लॉक करनी है अगले 15-20 साल के लिए इकोनॉमी, जो बड़ा जरूरी है करना, सर तो उसके भी कोई खदोखाल तो होंगे ना। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपके दुबई में इस वक्त जो भी मुज़ाकरात या बातचीत हो रही थी या इस वक्त रुकी हुई है, इसमें कोई हिकमत अमली वजह होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। सब कुछ रुका हुआ है फिलहाल, ना कोई बात आगे बढ़ रही है, जो कि वक्त गुजरने के जो टाइमिंग्स हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली होनी चाहिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली अभी तक नहीं है। तो अभी तक एक आप समझें कि आगे किस तरह जाना है, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने क्या करना है, इत्तेहादी जमातों ने क्या करना है, वो कुछ भी अभी आप समझें कि नहीं तय हुआ। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो देखें, इंटरनल पॉलिटिक्स पर तो हम कभी बात नहीं करते इस प्रोग्राम में, ठीक है, लेकिन ये चूँकि एक ऐसा इशू है जो कि पूरी शायद आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल, मेगा स्कैंडल बन के शायद एक बार फिर सामने आने वाला है, इसलिए मैं इसको काफ़ी क्लोजली वॉच भी कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। एक तो अमेरिका की तरफ से आज ये बात की गई है कि इंडिया जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। हम चाहते हैं कि इंडिया साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करे, ये राइटर्स कोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, साउथ चाइना सी का मुझे नहीं पता कि मेरे इंडिया की क्या वहाँ पे, ठीक है, आसियान कंट्रीज़ हैं, उनके साथ उन्होंने एक एक्सरसाइज वगैरह की थी मई के अंदर, लेकिन साउथ चाइना सी में अब और चाइना ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्ट किया है, और चाइना ने, ज़ाहिर है कि ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है कि जो US डाउट्स ग्रेटर इंडिया कॉपरेशन इन साउथ चाइना सी क्रिएटिंग न्यू रिस्क फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी। लेकिन जो दूसरा इशू है ना, एक तो मुझे नहीं पता कि साउथ चाइना सी में अमेरिका ड्रैग करके इंडिया क्या हासिल करेगा, इंडिया की साउथ चाइना सी या उस तरफ, आई जस्ट डोंट नो, ठीक है, और किस तरह से चाइना रिस्पॉन्स करेगा, और क्या कोई मैच्योर ऐसी है चीज़ कि वो ताइवान पे जाके इंडिया ताइवान को बचाएगा, क्या करेगा, खुदा जाने, मैं उस पर बात बाद में देख करेंगे। लेकिन अभी जो स्कैंडल बहुत बड़ा है, वो स्कैंडल जो है वो ये है कि जो अभी ड्रोन्स का मुआहदा हुआ है, ठीक है, ये ड्रोन्स का जो मुआहदा हुआ है, ये MQ-9B ड्रोन्स का, ये ड्रोन्स के मुआहदे पे एक इशू ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 3 बिलियन का ये नहीं बनता। ये हमने 4-5 रोज़ पहले भी बात की थी कि $3 बिलियन जो है ये बात नहीं बनती। अब ये मामला वहाँ पे कांग्रेस ने उठाया, किसने उठाया, हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, कांग्रेस ने वहाँ पे इस इशू को रेज़ कर दिया, ठीक है, और कांग्रेस के इस इशू को रेज़ करने के बाद फिर जो है ये उन्होंने ये बात की है कि ये बिल्कुल राफेल डील का जो है ये रेप्लिका है, राफेल डील पे जो करप्शन हुई थी उसका रेप्लिका है। अच्छा, भी ये जो MQ-9B ड्रोन्स हैं, ये मोदी गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, ये प्रीडेटर्स जनरल एटॉमिक्स की तरफ से, ये जो अमेरिका की खुद एयरफोर्स इसको प्राइवेट कंपनी से लेती है, ठीक है, जनरल एटॉमिक्स जो है वो प्राइवेट है, तो ये उन्होंने खुद जो अमेरिका ने लिया है वो $56.5 मिलियन पर ड्रोन उसकी प्राइस है, ठीक है। अच्छा, जो इंडिया ने लिया है उनसे, वो इन्होंने लिया है $110 मिलियन पर ड्रोन। भाई अमेरिका ने, यानी इसका मतलब है कि आपने जनरल एटॉमिक्स से नहीं किया, आपने अमेरिका से, कोई दरमियान में मिडल मैन है कौन है भाई, आप उनके एक कंपनी से, जो कंपनी की जिस प्राइस पे वो कंपनी
अमेरिकन एयरफोर्स को दे रही है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे दे, लेकिन वो उनको दे रही है, डबल प्राइस उनको दे रही है 56 में, 56.5 मिलियन में, और आपको दे रही है वो 110 में जी। अच्छा, और फिर उसके बाद यही जब 2016 में ये 200 मिलियन में 16 ड्रोन्स लिए थे उन्होंने बरतानिया ने, और एक ड्रोन का उन्होंने दिया था 12.5 इन्होंने दिए, दे रहे हैं 110 मिलियन डॉलर। बरतानिया ने खरीदे हैं ये 12.5, ठीक है। तो ये जो है एक बड़ा एक वहाँ पे स्कैंडल खड़ा हो रहा है, और इसीलिए आज वहाँ पर जो है वो कांग्रेस वगैरह ने उठा दिया इशू। लेकिन मैं आपसे बात जो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्कैंडल वहाँ पे खड़ा हो, इससे पहले राफेल हो चुका था, और राफेल के स्कैंडल के साथ इसको वो ये कह रहे हैं कि जी, और राफेल स्कैंडल सबको याद होगा कि वहाँ पर ये, और ये फ्रांस में आज तक इंक्वायरी चल रही है, और मैं फ्रांस के अखबारों को ये कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये अगर आप देखें, ये देखें ना, ABP लाइव ने ये 15 तारीख को 28 इनका मीडिया में कोट करता हूँ 28वीं स्लाइड के, डिफेंस मिनिस्ट्री ओकेज 3 बिलियन आर्म डील ड्रोन्स टू बी जॉइंटली अनाउंस बाय मोदी एंड बाइडेन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने बिल्कुल इसको ओके कर दिया था, ठीक है। अच्छा, लेकिन NDTV आज कह रहा है कि कांग्रेस रेजेस क्वेश्चन ऑन प्राइसिंग ऑफ प्रीडेटर ड्रोन डील विद US। ये बात हम 4-5 दिन पहले ये हम कर चुके हैं डिस्कस, अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। और ये फिर हिंदुस्तान टाइम्स 21वीं स्लाइड, इंडिया टू सीक हायर टेक ट्रांसफर इन 3 बिलियन ड्रोन डील वगैरह वगैरह। ये मामला बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल वही है जो कि अभी तो अदानी ग्रुप डूबा है ना, ये जो राफेल डील थी इसमें अंबानी ग्रुप था, मुकेश अंबानी, इनके दूसरे यार, और उनकी कंपनी नहीं थी कोई डिफेंस की। इन्होंने वहाँ पे जनाब पहले 2007 में गए, पहले वो एक दौरा तय हुआ, और मैं लोगों को इस पर बात करेंगे कल डिटेल में, वक्त कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि मैं 30 स्लाइड, ये फ्रांस 24 कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि फ्रेंच जज टास्क विद इन्वेस्टिगेटिंग राफेल जेट सेल टू इंडिया, ये वहाँ पे इंक्वायरी जारी है, ठीक है। और ये फिर मैं द हिंदू अगर 32 कोट करूँ, इंडिया mooted role for Anil Ambani's firm in Rafale deal, says France ex-president Hollande। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि ये एक ऐसा मसला है जो कि इनके लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम इसलिए आएगा कि इसमें कोई ये एक बड़ा स्कैंडल है। इसकी मैंने अपने तौर पे जहाँ जहाँ देखा है, मैं कल इस पर फर्दर बात करूँगा, लेकिन चूंकि ये मसला अब कांग्रेस ने उठा दिया वहाँ पे, मैं इसको 4-5 रोज़ पहले कह चुका हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं है और वो चीज़ें भी नहीं है उसमें जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की थी, तो ये 3 बिलियन नहीं बनता, ये किसी सूरत $3 बिलियन नहीं बनता। अच्छा, इतना ह्यूज स्कैंडल, देखें ये राफेल स्कैंडल जब आया था, मैं पहले बात कर चुके हैं इस पर कल बात, ये देखें इसमें होता ये है कि ये एक मेगा इशू बनता है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक ये देखें न्यूयॉर्क टाइम्स 24वीं स्लाइड, मर्की आर्म्स डील हॉन्ट्स मोदी, ये 2019, ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्कैंडल था जो आज तक जिसने दम नहीं तोड़ा, राफेल स्कैंडल। और अब जो है ये प्रीडेटर स्कैंडल खड़ा हो गया है, और इसके ऊपर हम कल फर्दर बात कर लेंगे कि ये कौन हो सकता है मिडलमैन बीच में। पहले तो अंबानी था, मुकेश अंबानी खड़े ही वो इसीलिए तो बिलियनर बने ना, अदानी तो डूब गया ना अभी, वो तो मसला उनका तो जबरदस्त हो गया वो तो, लेकिन मुकेश अंबानी जो दूसरे दोस्त हैं इनके, उनको वो बने ही इस डील पे हैं, उनका कैरियर ही राफेल से खड़ा हुआ जो आज तक स्कैंडल है। अब सवाल ये कि यहाँ कौन था, या कोई था, यही इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है कि इसमें भी ये भी स्कैंडल कांग्रेस ने उठा दिया। मैं इसको छोड़ दें कि कांग्रेस ने उठाया, हम तो 4 दिन पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हो नहीं सकती, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या 60% हो 40%, उसमें ही एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो सकती और ये प्राइस नहीं है इसकी, इस ड्रोन की। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाराजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को हॉन्ट कर रहा है, हॉन्ट करने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर, और देखते हैं वो इससे कैसे निकलते हैं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।